हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेज हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं फलन की। हमने पिछली वीडियो के अंदर संबंध को कंप्लीट कर लिया है। हमने संबंध के बारे में जो भी हो सकता था कि उसकी परिभाषा, ठीक है, उसको तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित करना, उसको रोस्टर रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, ये सब बातें अपने वहाँ पर सीखी थी। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फलन को स्टार्ट करेंगे। और इस फलन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी पहले बता रखा है कि संबंध और ये जो फलन है ये एक प्रकार के विशेष समुच्चय हैं, कि विशेष प्रकार के समुच्चयों का अध्ययन कर रहे हैं। और वो जो विशेष प्रकार के समुच्चय हैं वो कार्तीय गुणा से संबंधित हैं। कि संबंध हमने बनाया था तो वो कार्तीय गुणा के उपसमुच्चय के रूप में बनाया। तो वहीं से अब आगे फलन की बात चलेगी कि फलन भी एक तरीके से संबंध का ही अब एक आगे प्रकार है। संबंध का एक विशेष प्रकार जो है वो फलन, अपने ये बोल सकते हैं कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। ठीक है, यहाँ अगर अपने शॉर्ट में इसको समझना चाहें तो ये लिखेंगे अपने यहाँ एक विशेष प्रकार का संबंध। कि संबंध को ही अपने वापस पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नए रूप के अंदर पढ़ने वाले हैं। वो नया रूप क्या है तो उसको अपने परिभाषा के रूप में अपने सबसे पहले तो समझते हैं। फलन की परिभाषा से अपने स्टार्ट करेंगे। फलन की परिभाषा अपने को समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो, और उस परिभाषा के आधार पर ही अपने आगे देखेंगे कि फलन वास्तव में है क्या, कि अपने ये जो संबंध बोल रहे हैं विशेष प्रकार का, ये कौन सा संबंध है। अच्छा, एक चीज़ और कि विशेष प्रकार का संबंध है जो कि किसी नियम पर चलेगा। ठीक है, नियम पर आधारित होगा, नियम पर आधारित। कि संबंध विशेष प्रकार का और वो भी कोई ना कोई एक नियम होगा, एक नियम पर आधारित होगा, और उसी को अपने फलन बोलेंगे। तो इसकी सबसे पहले तो अपने परिभाषा लिख लेते हैं कि फलन की परिभाषा क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए। देखिए, संबंध जो था वो दो समुच्चयों में बनाया अपनों ने, कि ए समुच्चय से बी समुच्चय के अंदर संबंध बनाया। फिर अपने ए के अवयवों से कुछ प्रांत के समुच्चय मतलब प्रांत बनाया था। फिर बी को अपनों ने सह प्रांत बोला, और उसके अंदर जो प्रतिबिंब आ रहे थे उनको अपनों ने परिसर बोल दिया था। तो ऐसा वो सारी की सारी बातें यहाँ पर फिर से रिपीट होंगी। वैसा ही कुछ यहाँ पर फिर से होने वाला है। ठीक है, कि दो समुच्चय फिर से होंगे और उन्हीं दोनों समुच्चयों के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फलन परिभाषित करना पड़ेगा। देखिए कैसा है कैसी है इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिखेंगे और उसी के आधार पर अपने इसको समझेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, ठीक है, वही चीज कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में ये चीज चलती रहेगी कि ए समुच्चय से बी समुच्चय में, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, ठीक है, समुच्चय खाली नहीं रहने चाहिए, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में, ठीक है, परिभाषित समुच्चय में परिभाषित संबंध। ठीक है, परिभाषित संबंध क्या लिखा कि ए से बी में परिभाषित है कोई संबंध। अब संबंध को अपने आर द्वारा व्यक्त करते थे। ठीक है, कि संबंध को अपने बोलते थे आर, कि संबंध का जो भी समुच्चय बनाते थे वो बराबर आर के लिखा जाता था। अब क्या होगा कि जब अपने ये संबंध अपने फलन पढ़ रहे हैं तो इस फलन को, ठीक है, इस फलन को अपने एफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस फलन को प्रदर्शित करेंगे एफ द्वारा। इंग्लिश में इसको फंक्शन बोला जाता है। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध एफ, ठीक है, ये एफ जो है ये संबंध का ही नाम है। ठीक है, ये संबंध जो है एफ ये फलन कहलाता है, ये फलन कहलाता है यदि, ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव को अपने अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, प्रत्येक अवयव, ठीक है, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सभी के सभी शामिल होने चाहिए। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध एफ, ठीक है, फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय, समुच्चय बी के अद्वितीय, अद्वितीय को भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो। ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव, मतलब इसको अपने ये बोल सकते हैं कि केवल और केवल एक,
केवल और केवल एक, ठीक है, अद्वितीय अवयव से, ठीक है, अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास फलन की परिभाषा है जो कि अपने को समझनी है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी के समुच्चय बी के अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हो, फलन कहलाता है। ठीक है, बाकी इसको चाहे अवयव से संबंधित हो यहाँ तक छोड़ दो, फलन कहलाता है, लिख ही लिया अपनों ने। ठीक है, ये अपने पास फलन की परिभाषा है। तो अभी अपने को इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए, इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए अपने को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की मदद लेनी पड़ेगी। अपने को एग्जाम्पल द्वारा इसको समझना पड़ेगा कि अपने को कोई दो समुच्चय बनाने हैं। ठीक है, अभी इसी के अकॉर्डिंग ही कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में, कि मान लीजिए कि ये कोई दो समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी ये हमारे पास कोई दो समुच्चय है और दोनों के दोनों अरिक्त होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों अरिक्त हों, मतलब यहाँ भी कुछ अवयव हों और यहाँ पर भी कुछ अवयव हों। मान लो कि यहाँ पर अवयव हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस तरफ 4 अवयव ले लिए, सामने बी के अंदर भी कोई ना कोई अवयव ले लीजिए, जैसे मान लो ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो दोनों के दोनों अरिक्त हो गए। अब अपने को एक संबंध बनाना है, अपने को ए से बी में एक संबंध बनाना है, ए से बी में एक संबंध बनाना है। ठीक है, उस संबंध का नाम है एफ। ठीक है, संबंध का नाम है एफ। ए से बी में एक संबंध बनाना है एफ। और ये फलन कब बनेगा? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक का मतलब 1 बी 2 बी 3 बी और 4 बी। ठीक है, यही हुआ प्रत्येक का मतलब। प्रत्येक अवयव का मतलब अपने को एक की भी बात करनी है, 2 3 4 जितने भी, कि ए समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों की बात करनी है, तो वो सारे के सारे, ठीक है, प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हों। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, सिर्फ अपने एक बार तीर आरेख से इसको मैं समझा रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल जो पहले 7वां 8वां 9वां कुछ एग्जाम्पल भी इसके अंदर दे रखे हैं लास्ट संबंध के। ठीक है, उनसे भी अपने इसको समझेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक को संबंधित करवा दिया बी के साथ। ठीक है, कुछ ऐसा अपने को दिया हुआ है कि एक संबंधित है बी से, 2 संबंधित है मान लो सी से, 3 संबंधित है मान लो डी से और 4 संबंधित मान लो ए से। ठीक है, अपनी मर्जी से एक बार मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है कि हमने 2 अरिक्त समुच्चय ले लिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग ही अपने इसको समझेंगे। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग कि इसने बोला कि 2 अरिक्त समुच्चय, तो 2 अरिक्त समुच्चय ले लिए। दोनों में कोई भी अवयव हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, इधर कम हो सकते हैं उधर भी कम हो सकते हैं, दोनों में बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने हम बी में 5 अवयव बनाए तो बी में ए से ज़्यादा अवयव हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बी में कम भी हो सकते हैं, ए में भी कम हो सकते हैं, दोनों में बराबर अवयव भी हो सकते हैं। तो पहली बात कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों अरिक्त हों। दोनों के दोनों अरिक्त होंगे तो दोनों के बीच में कोई एक संबंध बनाना है। ठीक है, ए से बी में एक संबंध बनाना है, उस संबंध का नाम है एफ। पहले ए से बी में रिलेशन होता था, आर लिख देते थे, अब ए से बी में एक संबंध है, उसको अपनों ने एफ लिख दिया। तो ए से बी में एक संबंध है एफ। ये फलन कब माना जाएगा? ये फलन तब माना जाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव की बात होनी चाहिए कि 1 2 3, इसमें 4 अवयव है तो 4 की बात होनी चाहिए, इसमें 10 अवयव आ जाए तो 10 के 10 की बात होनी चाहिए, इसमें 1000 है तो 1000 के अवयवों की बात होनी चाहिए, कि जितने भी अवयव ए समुच्चय में होंगे उन सब की बात करनी है। तो वो सारे के सारे अवयव बी के अद्वितीय केवल और केवल एक अवयव से क्या हो? संबंधित हों। ठीक है, कि बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होने चाहिए। अद्वितीय का मतलब ये हुआ, अब अद्वितीय को समझ लीजिए। अद्वितीय का मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने ए को संबंधित करवाया बी से, जैसे एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग अपने लिखें, जैसे अवयव है 1। ठीक है, एक संबंधित है बी से, ये उन्होंने लास्ट भी पढ़ रखा है संबंध के अंदर, एक संबंधित है बी से। तो यहाँ देखो कि एक केवल और केवल बी से संबंधित है, एक केवल और केवल बी से ही संबंधित है। सही है कि एक संबंधित हुआ बी से,
या तो ये लिख लो, या अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक जो है ना वो केवल और केवल बी से संबंधित है, कि एक का संबंध सिर्फ बी से है, किसी और अवयव से नहीं है। जैसे दो संबंधित है सी से, कि दो संबंधित है सी से, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दो केवल और केवल सी से संबंधित है, कि जो दो है वो केवल और केवल सी से संबंधित है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि केवल और केवल, कि सभी के सभी अवयव संबंधित हों, लेकिन सामने केवल और केवल एक ही अवयव से क्या हों, संबंधित हों, कि किसी और अवयव के साथ वो संबंधित नहीं होने चाहिए। कि जैसे 3 का संबंध हमने डी से बनाया, 3 का संबंध है डी के साथ, तो 3 का संबंध डी के अलावा किसी और अवयव से नहीं है, कि 3 सिर्फ डी से संबंधित है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखो, बुक में आपको बता दूं कि पेज नंबर 40 पर, ठीक है, 7वां उदाहरण 8वां उदाहरण, ये दो उदाहरण दे रखे हैं। आप आसानी से देख सकते हो दोनों के तीर आरेख। अपने मैं दोनों के तीर आरेख की बात करूं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि कुछ कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, कोई मतलब नहीं है कि अपने को यही एग्जाम्पल लेना है। जैसे मान लो ए और बी, हमने ए और बी कोई दो समुच्चय बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मान लो 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। सिर्फ इतना ही बनाया, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। अब अपने को देखना है कि ये जो अपने संबंध बनाया, जिसको अपने एफ नाम दिया हुआ है, क्या ये संबंध जो है, ठीक है, वो जो संबंध है क्या वो इस परिभाषा के अनुसार है, क्या वो संबंध इस परिभाषा के अनुसार है क्या, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, कि दोनों समुच्चय अरिक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। परिभाषित कोई संबंध, एक संबंध मतलब एक तीर आरेख बना रखा है ए से बी में, ठीक है, ये तीर आरेख बन गया तो ये संबंध ही है। तो ये संबंध जो है वो फलन कब बनेगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक मतलब 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी। अब यहीं पर ही डाउट हो गया, कारण इसने बोला है कि ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन 6 शामिल है ही नहीं, कि 6 जो है वो किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये फलन की परिभाषा के विपरीत हो गया। फलन की परिभाषा में तो ये लिखा हुआ था कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, इस 6 को, ठीक है, ये 6 अपने कह सकते हैं कि ये किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। कि जो दूसरा एग्जाम, ये जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए, कि सेकंड में, ठीक है, दूसरे डायग्राम में अवयव 6, ठीक है, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, कि 6 के लिए कोई है ही नहीं सामने की तरफ अवयव, तो होना चाहिए। मैंने बोला था कि पहली कंडीशन तो प्रत्येक अवयव, ठीक है, फलन को चेक करना हो तो आप परिभाषा के अनुसार चलना, परिभाषा को याद कर लीजिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग ही अपने को देखना है कि पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए अपने आगे चलते जाएंगे। कि अपने ए से बी की बात हो रही है और उसके बाद में संबंध है, तीर आरेख मिलेगा, और उसके बाद में ये देखना है कि प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक अवयव पहले देख लो कि सारे के सारे में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो प्रत्येक अवयव सामने वाले समुच्चय के अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि सेकंड डायग्राम के अंदर अवयव 6 किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, सामने की तरफ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि बी के किसी भी अवयव से, अवयव 6 बी के, ठीक है, बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अच्छा, अपनों ने जैसे ये संबंधित को प्रतिबिंब से भी दर्शाया था लास्ट वीडियो के अंदर, अपने जब संबंध की बात करी थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि इसको अपने प्रतिबिंब भी बोलते हैं। कि जैसे 1 का प्रतिबिंब बी है, जैसे 1 संबंधित है बी से तो 1 का प्रतिबिंब बी है, तो अपने ये भी कह सकते हैं 1 का केवल और केवल बी प्रतिबिंब है, कि 1 का जो प्रतिबिंब है वो केवल और केवल कौन है, बी है। अपने इसको प्रतिबिंब के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे भी अपने आगे। पहले एक एग्जाम्पल और अपने इसका समझें फलन के लिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखिए भी अपने इसका कैसे बनाएं। देखो, मान लो ए और बी अपने पास ये कोई दो समुच्चय, इधर अवयव है 9 4 5, -3 3 2 -2
ठीक है। और इधर अपने कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 - 4। और ए से बी में अपने को तीर आरेख बनाना है, ठीक है। एक संबंध बनाना है, एफ नाम दे देते हैं। जैसे मान लो 9 संबंधित हुआ 3 से, 9 संबंधित हुआ -3 से, 4 संबंधित हुआ 2 से और ये -2 से, 5 संबंधित हुआ 4 से, 5 संबंधित हुआ -4 से। सिर्फ समझाने के लिए है, एक एग्जाम्पल और अपनों ने ऐसा ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग है क्या? देखो, किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय बी में, दोनों एरिक तो होने चाहिए, एरिक तो हैं, परिभाषित संबंध बना दिया हमने, एक तीर आरेख बना दिया तो एक संबंध बन गया। ये संबंध फलन कब बनेगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, 9 के लिए भी सामने कुछ है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, ठीक है, सबके लिए सामने कोई ना कोई है, प्रत्येक अवयव भी है, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। अब बी का अद्वितीय, इधर वाले जो अवयव हैं क्या वो अद्वितीय संबंध रखते हैं क्या? मतलब जैसे 9 संबंधित किससे है? 9 संबंधित है 3 और -3 से। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि केवल और केवल ये शब्द आना चाहिए, ठीक है। अद्वितीय के लिए अपने को केवल और केवल एक, इससे समझना है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 9 केवल और केवल 3 से संबंधित, मतलब एक अवयव से तो संबंधित है ही नहीं ना, कि 9 का संबंध अवयव 3 से भी है और -3 से भी है, तो यह अद्वितीय नहीं है, जो कि अद्वितीय संबंध नहीं है, जो कि अद्वितीय नहीं है। मतलब केवल और केवल एक से नहीं है, केवल और केवल एक से संबंधित नहीं है, कि 9 संबंधित है 3 से भी और 9 संबंधित है -3 से भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल एक से ही संबंधित हो, केवल और केवल एक से ज़्यादा अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। कि प्रतिबिंब जो है, सामने की तरफ जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय रहना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अपने इसको संबंधित को प्रतिबिंब से भी जोड़ सकते हैं, तो सामने की तरफ जो अवयव हैं वो अद्वितीय रहें, सामने की तरफ जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो प्रतिबिंब जो है वो क्या रहने चाहिए? अद्वितीय रहने चाहिए। कि जैसे 4, अब 4 के लिए भी नहीं और 5 के लिए भी नहीं है, कि 4 का संबंध 2 के साथ भी है और 4 का संबंध -2 के साथ भी है, तो ये भी अद्वितीय नहीं है। 5 का संबंध 4 के साथ है और 5 का संबंध -4 के साथ है, तो ये भी अद्वितीय नहीं है। तो इसी चीज़ को अपने को समझना है कि ये दोनों एग्जाम्पल, बस ये दोनों नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी अवयव भाग लें, जैसे यहाँ पे 6 भाग ले ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, हाँ, उस तरफ कोई बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई बचना नहीं चाहिए, इधर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे भाग ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अद्वितीय होना चाहिए, तो यहाँ पे अद्वितीय नहीं है, तो ये एग्जाम्पल, ये फलन नहीं है और ये भी फलन नहीं है। इसमें फलन इसलिए नहीं है क्योंकि अद्वितीय संबंध नहीं है। इसका कारण अगर लिखना हो तो यहाँ पर जो संबंध है वो अद्वितीय नहीं है। और ये फलन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर समुच्चय ए के सभी अवयव संबंध बनाने के लिए भाग नहीं ले रहे, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पर अद्वितीय संबंध नहीं है और यहाँ पर जो संबंध है उसमें ए समुच्चय के सभी अवयव, ठीक है, सभी अवयव भाग नहीं ले रहे। 6 जो है वो किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। तो ये अपने को फलन की परिभाषा को समझने के लिए एग्जाम्पल लिखे अपनों ने। और अब अपने बात कर लेते हैं कुछ और इन बातों की। तो देखो अपनों ने क्या लिखा, और परिभाषा के बाद लिखेंगे कि फलन को f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फलन को f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो f फिर अपने इस तरीके से ये विसर्ग बना देंगे और यहाँ लिखेंगे a से b इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को a से b पर एक फलन दे रखा है। इसका मतलब कि फलन जो है वो a से b में परिभाषित है। इसको बोलेंगे कि a से b में परिभाषित है। कौन a से b में परिभाषित है? f, कि f जो है वो a से b में परिभाषित है। तो अब इसमें देखो कि जैसे मान लो इधर है a समुच्चय और इधर है b समुच्चय, तो इधर जो भी x y z जो भी अवयव, जैसे मान लो इधर अवयव है x, इधर अवयव है x,
तो x के लिए सामने अवयव कोई ना कोई हो, और वो हमने मान लिया y जो कि अद्वितीय है। ठीक है, अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि x संबंधित है केवल और केवल y से, केवल और केवल y से, कि x का संबंध केवल और केवल y से है, या x का प्रतिबिंब अद्वितीय है। जैसे x का प्रतिबिंब जो है वो कौन है, y है, जो कि अद्वितीय होगा अद्वितीय। अगर ये फलन है तो अद्वितीय होगा। ठीक है, कि a से b में अपनों ने कोई एक संबंध बनाया जिसको अपनों ने फलन बोला, और वो फलन कैसा हो कि इधर से जितने भी वे उन सब के लिए सामने कोई ना कोई अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो x का प्रतिबिंब y है जो कि अद्वितीय होगा अगर ये फलन है तो। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे कि y प्रतिबिंब है, ये मैंने लिख दिया कि x का प्रतिबिंब y है, x का प्रतिबिंब y है। ठीक है, ये अपने जानते ही हैं। और ये अपने ये भी कह सकते हैं कि x y का पूर्व प्रतिबिंब है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि x y का पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, x जो है वो y का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। अब इसको लिखते कैसे हैं तो ध्यान देना। अब इसको लिखने का तरीका, अब यहाँ लिखने का तरीका आ जाएगा कि जैसे x का प्रतिबिंब y है, x का प्रतिबिंब y है, तो जैसे x का प्रतिबिंब, तो का प्रतिबिंब लिखने के लिए यहाँ पे अपने को f लिखना पड़ेगा ऐसे कि x का प्रतिबिंब। ठीक है, f ऑफ x, ये ब्रैकेट जो लगाया ना इसको अपने ऐसे बोलेंगे f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x, तो इसका मतलब हो गया f और ब्रैकेट के अंदर x। ठीक है, उसको लिखो fx भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए सिर्फ। तो f ऑफ x मतलब x का प्रतिबिंब। ठीक है, x का प्रतिबिंब, तो x का जो प्रतिबिंब है वो सामने कौन है, y है। तो ये लिखने का तरीका अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, लिखने का तरीका अपने को ध्यान में रखना है कि y साथ में अद्वितीय भी है। y क्या चीज़ है, अद्वितीय। ये सिर्फ एक बार लिखने का तरीका है। अच्छा, जो समुच्चय a है, यहाँ लिखेंगे समुच्चय a। समुच्चय a जो है वो f का प्रांत कहलाता है, f का प्रांत। ये लास्ट वीडियो के अंदर था वो सेम ही है, समुच्चय a f का प्रांत कहलाता है। उसमें क्रमित युग्म में देख लेते थे कि पहला जो घटक है इसमें क्या है कि सभी अवयव तो भाग लेंगे ही लेंगे, इसलिए अपने इसको बोल देंगे कि जो समुच्चय a है वो f का प्रांत है। समुच्चय b, समुच्चय b इसको बोलेंगे f का सह प्रांत। ठीक है, और एक चीज़ और अपने पढ़ी थी अगर आपको ध्यान हो तो परिसर। और परिसर क्या था कि प्रतिबिंबों का समुच्चय, परिसर में वही आएगा। ठीक है, अगर आपने लिखना चाहें कि f का परिसर प्रतिबिंबों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय, उसको बोलेंगे f का परिसर। तो अभी तो सिर्फ आपको परिभाषा और एक एग्जाम्पल बताया है सिर्फ फलन को समझने के लिए। डिटेल के अंदर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब एक छोटा सा लास्ट एक एग्जाम्पल और अपने बात कर लेते हैं फलन के ऊपर कि फलन को समझने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट करके रखें। ठीक है, और एक एग्जाम्पल जिससे अपने को पता लगे कि फलन जो है उसको अपने एक नए रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है और हमें पहचान करनी है कि वो फलन के नियमों का पालन करता है या नहीं करता। कि जैसे मान लो a और b मैंने दो समुच्चय ले लिए, a से b में मैं एक तीर आरेख बनाऊंगा। मान लो इधर एक ही अवयव है और वो अवयव मान लिया मैंने a। ठीक है, मैंने एक को मिला दिया a से, दो को, तीन को। अब अपने को देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये फलन की शर्तों का पालन करता है या नहीं करता। तो पहले तो था कि दोनों अरिक्त होने चाहिए, दोनों अरिक्त हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा था कि इधर से सभी अवयव भाग लें, इन सब के लिए सामने कोई ना कोई होना चाहिए। और फिर अपनों ने ये देखा था कि अगर वो सामने है कोई ना कोई तो वो अद्वितीय भी होना चाहिए। तो देखो एक जो है, एक का संबंध, एक का जो संबंध है वो किससे है, a से है। एक का संबंध किससे है, a से है। या मैं ये भी तो कह सकता हूँ एक का संबंध केवल और केवल a से है। तो कोई डाउट नहीं है, सही है, हो सकता है ऐसा कि एक का संबंध a से है लेकिन एक का संबंध किसी और से तो नहीं है। कि एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब जो है, एक का प्रतिबिंब कौन है, a है, जो कि अद्वितीय है। और ये बाकी अवयवों के लिए आप लिख लेना ये जो कि अद्वितीय है।
देखिए 2 का प्रतिबिंब भी ए है, अद्वितीय है, 3 का प्रतिबिंब भी ए है, अद्वितीय है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसी को अगर अपने रिवर्स कर देते, अगर ऐसा एग्जाम्पल मैं बनाता, मान लो ए इधर और बी इधर है, मान लो इधर ए होता और इधर 1 2 3, ठीक है, समझने के लिए, और ऐसे बना देते तो ये फलन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये तो बन जाएगा, फलन बन गया, ये फलन नहीं बन पाएगा। इसमें क्या है कि सभी अवयव, ठीक है, इसमें एक ही अवयव है, एक अवयव के लिए सामने कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो अद्वितीय नहीं है कि ये अवयव भाग तो ले रहा है संबंध बनाने के लिए, लेकिन अद्वितीय नहीं है। मतलब कि ए का संबंध 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी। यहाँ ये कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, ए का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आज बेसिक सी बातें हमने पढ़ रहे हैं फलन के लिए, फलन की परिभाषा के ऊपर ही आज अपनों ने काम किया है, ठीक है, कि अपने को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि फलन वास्तव में है क्या। अच्छा, ये जैसे फलन है, ये फलन है, अब इसको अपने लिख भी कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 का प्रतिबिंब ए है, 1 का संबंध ए से है, या 1 का प्रतिबिंब ए है, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 बराबर ए, f ऑफ 1 बराबर ए, या ये भी कह सकता हूँ कि f ऑफ 2 बराबर भी ए, या f ऑफ 3 बराबर ये भी a, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका यूज़ होगा अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फलनों के कुछ और प्रकार पढ़ेंगे, वहाँ पर फलन को अपने और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।